आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है, ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल से लेके हर जगह जहां भी भाजपा शासन है पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। जात देकर नहीं, अपराधी देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली है, उसके बाद से कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद अपराध करने वालों में कानून के प्रति उतना खौफ दिखता नहीं जितना होना चाहिए। एक के बाद एक जघन्य तरीके से आपराधिक वारदातें सामने आती हैं जो समाज को झकझोर कर रख देती हैं, खासकर अगर आपराधिक वारदातों के पीछे धार्मिक प्रवृत्ति भी छिपी हो, तब तो इस तरीके की घटनाएं और ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। गाजियाबाद का उदाहरण सबके सामने है। बकरीद का दिन था, सूर्या चौहान की हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया, हतप्रभ कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी इसे कुर्बानी समझ रहे थे, लेकिन यह घटना सामने आई और मीडिया की सुर्खियां बनी तो महज कुछ घंटों के भीतर आरोपी असद खान को एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन एक बार आप जरा सोच कर देखिए, 19-20 साल के दो लड़कों के बीच क्या दुश्मनी हो सकती है, किस तरीके की बात होगी जिसमें असद खान की तरफ से सूर्या चौहान को बकरीद पर घर बुलाया जाए और फिर चाकुओं से घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाए। इस सब में हैरानी वाली बात यह कि हत्याकांड महज दो लड़कों के बीच की दुश्मनी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में मुख्य आरोपी भले ही असद खान को, लेकिन इस अपराध में उसके पिता की भी संलिप्तता था। इसके अलावा 3 और मुसलमान शख्स इसमें शामिल थे। फिलहाल इस घटना में मुख्य आरोपी असद मारा गया है, जबकि उसका पिता और 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं और अभी एक आरोपी फरार है। वारदात के बाद हिंदू संगठनों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उसके तरीके को लेकर हिंदू संगठनों ने काफी नाराजगी जताई। सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि कुछ नालायक औलादों को लोग समझा नहीं पा रहे हैं, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि खरदूषण जैसी प्रवृत्तियों के लिए अगर शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से आरोपी का मकान ढहाने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है, और इसलिए नहीं कि उसने हत्या की है, इसलिए कि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। एक तो कोढ़ कोढ़ में खाज, समाज के कोढ़ हैं ये। मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। संगीत सोम ने कहा कि जिनकी परवरिश में लादेन और बगदादी को अल्लाह का बंदा बताया जाएगा, वो इंसानियत की बात कभी कर ही नहीं सकता। संगीत सोम ने कहा कि जो आज 20% हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं, 40% हो गए तो खुलेआम कत्लेआम करेंगे। सूर्या चौहान की हत्या के बाद अलग अलग हिंदू संगठनों और नेताओं की तरफ से भी तीखे बयान आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से असद ने दोस्ती का हवाला देकर सूर्या को पहले अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी, यह हैरानी की बात है। असद ने दोस्ती के नाम पर जो दगाबाजी की, उससे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इस तरीके के हैं कि आखिर जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, जिस भाईचारे की बात होती है, उसमें भाई और एक तरफ चारा, इससे ज्यादा क्या बचा? और उससे भी बड़ी बात यह है, उससे भी बड़े सवाल यह हैं कि असद के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हमदर्दी की अपनी वजह है। अजीबोगरीब स्थिति है इस देश की। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है, प्रदेश हमारा किस तरफ जा रहा है
और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है क्राइम को लेकर के, उसके बाद भी अगर इतने मनबड़ मौजूद हैं तो फिर ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान जो सुर्खियों में है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश देखिए ना, रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी लखनऊ में हत्या हुई, गाजियाबाद में हत्या हुई है, गाजीपुर में हत्या हुई है, जौनपुर में, तो रोज कोई दिन ऐसा नहीं है। ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल से लेके हर जगह जहां भी भाजपा शासन है, पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है। कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण्ण रहे, कानून के दायरे में रहते हुए अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, इस नीति के तहत पुलिस कार्य कर रही है और करती रहेगी। नहीं जात देकर नहीं, अपराधी देकर इनकाउंटर किया जा रहा है। विपक्ष तब कहां था जब बकरीद के दिन एक निर्दोष बच्चे की हत्या कर दी गई? तब कहां था विपक्ष? मर गया था क्या विपक्ष तब? देखिए, जिस तरीके से उसने हत्या की और उसके बाद इनकाउंटर हुआ, मैं ये समझता हूं उसके बाद उसके घर वालों को परेशान करना और जीडीए के जरिए जो ये नोटिस दिया गया है कि वो उसके मकान के लेके, मैं समझता हूं ये न होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाइयां जो हैं वो भेदभाव पैदा करेंगी। तो जिस तरीके से सूर्या का मर्डर हुआ, जिस तरीके का इस मर्डर के पीछे हिंदुओं की कुर्बानी देने का मैसेज कन्वे किया गया, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के भीतर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार मौर्य जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और पूर्व डीजी केडी द्विवेदी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कपीश जी आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से सूर्या का मर्डर हुआ और बकरीद के दिन हुआ और इस मैसेज के साथ में हुआ कि हिंदू की कुर्बानी दे रहे हैं, इसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है? खैर भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई भी मर्डर चाहे वो कोई कर रहा हो, आपने देखा होगा कि वाइफ हस्बैंड के ही लाशें कटवा करके और नीले ड्रम में भर देती है। तमाम इस तरीके के मंजर मिलेंगे। मर्डर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसे नृशंस हत्यारे को कानून अगर रेयर ऑफ रेयर मामला बनता है तो फांसी की सजा देता है। तो इसमें कहीं विभेद नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कहता हूं कि जब तक माननीय न्यायालय ट्रायल के बाद किसी को फांसी की सजा ना दे दे या किसी को सजा ना दे दे या उसके वर्डिक्ट में चीजें ना आ जाएं, तब तक वो व्यक्ति आरोपित होता है, वो एक्यूज पर्सन होता है, लेकिन वो दोष सिद्ध होने के बाद मुलजिम हो जाता है। मैं तो एक बात आपको ये पूछ रहा हूं कि देश के अंदर संविधान है, उन संविधान के ग्रिड नॉर्म से बनने वाली तमाम विधियां हैं। अगर हमारी देश की सल्तनत उन विधियों पर विश्वास नहीं करती है तो फिर इसका मतलब है कि संविधान के अंदर जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां दी गई हैं अलग अलग,
उनको वो एक साथ एक्सरसाइज करना चाहती हैं, वो ये संविधान विरोधी कृत्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, एक अयोध्या कांड हुआ था जिसमें एक लड़की के बलात्कार में मोइद खान, जो बुजुर्ग थे 60-70 साल के, उनको जो है मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और उनकी पूरी बेकरी गिरा दी गई, उनका मॉल गिरा दिया गया, उनका घर गिरा दिया गया, और जब मामला ट्रायल हुआ तो वो निष्पक्ष बरी हो गए और उनका नौकर सजायाफ्ता हो गया। और आपको याद होगा कि इसी तरीके से समाजवादी पार्टी से 20, 22, 25 हर चैनल पे रोज प्रश्न पूछे जाते थे कि जैसे समाजवादी पार्टी उसके लिए दोषी हो। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि हत्या किसी की हो, इसमें किसी की जाति और धर्म नहीं देखा जा सकता है। मंशा कहां से आई, ये मोटिव और एक्टस रिया, ये दोनों प्रूफ होने के बाद ही कोई अपराध कमिट होता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इसलिए बलिदान दिया गया, बलि दी गई उनकी, तो ये तो निश्चित रूप से आगे ट्रायल में आएगा। अभी तो पिता को भी अभियुक्त बना ही रखा है। तो अगर वो सामने आता है, पिता दोषी सिद्ध होता है, तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो इसी मंशा अगर किसी की है तो इस देश के विरोधी ये कृत्य है। और उस पर सिर्फ 302 के मुकदमे ही नहीं होने चाहिए, उसके पर 7 लॉ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट भी लगना चाहिए और ये देशद्रोह की कृत्य भी लगनी चाहिए और एनएसए में उसका ट्रायल होना चाहिए। ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात रखी है। हम राजकुमार मौर्य जी के पास चलते हैं और उनसे भी कांग्रेस का पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। राजकुमार जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि जो हत्या हुई है, हत्या जघन्य है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसमें यह बात कही गई है कि बकरीद के दिन हिंदू की कुर्बानी, ये अपने आप में इस पूरे जघन्य हत्याकांड को और ज्यादा विभत्स कर रहा है। और हिंदुस्तान में हिंदू की कुर्बानी अगर दी जा रही है और कह करके दी जा रही है, तो कांग्रेस इस पर किस तरीके से नजर रखे या क्या अपना इस पे स्टैंड ले रही है? निश्चित रूप से निंदा का विषय है। अगर कोई भी घटना होती है, उसको जाति या धर्म के आधार पर अगर कोई चीज कहता है तो बिल्कुल निंदनीय है। और ये कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी के लोग करेंगे कि उस दिन बकरीद के दिन जो घटना हुई है, निश्चित रूप से बहुत जघन्य कहा जा सकता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्यूज नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जिस तरीके से दोस्त को बुलाकर और ये कहा गया कि हाँ कुर्बानी, तो ये बहुत ही दुखद बात है। कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम करेगा। और जैसे कि इनकाउंटर हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो किया अपराध को तो रोकना ही था। लेकिन जो उनके माता पिता या परिवार जो आया है, उसके लिए कानूनी नजरिया होना चाहिए, कानूनी रूप से जांच होनी चाहिए। अगर वो लोग उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो कानून उनको उपयुक्त सजा देगा। जी ठीक है, आपने भी इस घटना की निंदा की है और साथ साथ ये भी कहा है कि परिवार का जिस तरीके से नाम आया है, परिवार को इस पूरे मामले में जोड़ा गया है। हम इस पर आगे सवाल रखेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। हाजी नजीम जी भी हमारे साथ में हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी साहब, ये जो घटना गाजियाबाद में हुई है, इसको आप जैसे स्कॉलर किस तरीके से देख रहे हैं? दो चीजें हैं। एक तो क्लियर कट है कि मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है तो विपक्ष कह लीजिए या समाज में इस तरीके की बात आ ही जाती है कि ये हिंदुओं की सरकार है। दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि मुसलमान हमें वोट देता नहीं, हमारी योजनाएं सबके लिए होती हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके की तमाम बातें होती रहती हैं। आज हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बात उससे आगे बढ़ चुकी है। हिंदू की कुर्बानी दी गई है बकरीद के दिन और बाकायदा उस लड़के ने वीडियो बनाया और उस चीज को अपलोड किया, पब्लिक डोमेन में है वो। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके की अब ये कटुता, कलुषता, ये सब जो सामने आने लगी है खुल करके, नए नए लड़के हैं ये 20-21 साल के, तो इससे ये समझ में आता है कि गंगा जमुनी तहजीब गंगा और जमुना के साथ बह चुकी है। और रही बात भाईचारे की, तो भाई आप होंगे, चारा हिंदू हो गया है।
बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है इससे। जी शेखर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पूरी आ रही है। हाँ शेखर जी, देखिए अभी यहाँ खोड़ा कॉलोनी की बात आपने करी थी। ये नवनीत नगर एक इलाका है, उसी खोड़ा कॉलोनी के अंदर का, वहां पर ये घटना घटी और बड़ी दुखदायी घटना थी। देखिए मुस्लिम समाज ने कड़े शब्दों में मजम्मत करी थी और कहा था कि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए, मुस्लिम समाज ने कहा। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक मुस्लिम ट्रायल चलाया जा रहा है और मुस्लिम ट्रायल के चलाने के चक्कर में मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हाँ कि मुसलमान ने ऐसा करा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि एक अपराधी ने इस तरीके का जघन्य अपराध करा है तो ज्यादा अच्छी बात होती, क्योंकि अपराधी का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता है। लेकिन वहां पर एक नाम जो आ गया असद, तो वो मुस्लिम समाज के न होने के नाते पूरी कम्युनिटी को हारिस साहब, आप मेरी बात समझिए एक सेकंड। मैं आपने तकरीर अच्छी रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? एक पत्रकार हूं, मैं भी सड़क पे निकलता हूं, मैं भी समाज में लोगों से मिलता हूं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, बाकी और पार्टियों के लीडर्स भी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ कानून के रखवाले भी मौजूद हैं जो अब रिटायर्ड हैं, लेकिन वो कानून के रखवाले के रूप में हैं। आप इस बात को समझिए कि हिंदू और मुसलमान के बीच में 1947 से पहले से भी एक लकीर खींची हुई है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको मिटाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उसको गहरा करने की कोशिश की। अब गहरी हुई कि हल्की हुई ये बात नहीं है। 20 साल का लड़का, 20-21 साल का लड़का जिसको आप कह रहे हैं कि अपराधी है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कैसी परवरिश दी जा रही है? ये सवाल यहां पे बैठे हुए हर पैनलिस्ट से है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस उम्र में हैं जिनके बच्चों की उम्र 15 साल से 25 साल के बीच में होगी। केडी द्विवेदी जी रिटायर्ड हैं, उनके बच्चे की उम्र हो सकता है ज्यादा हो, हम लोग के बराबर हो, लेकिन आमतौर पर अमूमन 16 साल, 18 साल, 20 साल इस तरीके की उम्र के लड़के हैं ये। इनको अपराधी ये बने ही नहीं है, अभी तो इंसान ही नहीं बने पूरे, और शैतानियत इनके अंदर यूं हावी है। हाजी साहब आप स्कॉलर हैं, आप समझिए, आप पढ़े लिखे तबके से आते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि ये जहनियत कहां से आ रही है। हाँ शेखर जी, देखिए मैं वही बात कह रहा था। देखिए असद ने जो ये जघन्य अपराध करा, ये माफी के काबिल नहीं था और उसकी सजा इसको मिल गई। लेकिन इसके अलावा और भी घटना है। देखिए ईद वाले दिन की बात का जिक्र आया, तो मैं ईद वाले दिन का दिल्ली की जहांगीरपुरी का भी जिक्र करूंगा, जहां पर अरबाज को घर से बुलाया गया ईद वाले दिन और उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। जहांगीरपुरी की घटना है, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ गाजियाबाद के अंदर एक चिराग त्यागी है, जिसका पैरा एथलीट का खिलाड़ी है, भारत का नाम रोशन करने वाला था, उसकी भी हत्या हुई। और उसके साथ साथ एक आपने देखा होगा कि 1-1.5 साल के करीब का बच्चा था जिसको जमीन पर पटक पटक कर मार दिया गया। ये इस तरीके के जघन्य अपराध हैं जो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन बात वहीं पे आती है मुस्लिम वाली। तो देखिए मुस्लिम समाज का नागरिक होने के नाते मैं ये कहता हूं कि असद ने जो करा वो बिल्कुल शर्मनाक हरकत थी, जिससे पूरा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से शर्मसार हो गया। क्योंकि ईद वाले दिन जो इस तरीके की एक घटना घटे जिसमें यह कहा गया कि भाई कुर्बानी कैसे होती है, आपको कुर्बानी दिखाएं, तो ये इस तरीके का जो शब्द था ये मुस्लिम समाज को अंदर से झकझोर देने वाला है कि ऐसे शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य घटना है, उन अन्य घटनाओं पर भी रोशनी डालने की जरूरत है, क्योंकि अरबाज की भी हत्या ईद वाले दिन ही हुई और घर से बुलाकर करी गई ईद वाले दिन ही। और किस कम्युनिटी ने करी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनका नाम भी है, लेकिन मुस्लिम समाज का असद था। असद ने सूर्य की हत्या करी, तो योगी जी का इंसाफ था कि उनको असद को वहां पे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। लेकिन अब हम लोगों को भी ये लगता है कि योगी जी के इंसाफ में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो और पीड़ित परिवार है उनको भी इंसाफ मिल जाता है तो उनके पीड़ित परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य के पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने ठीक है। और एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ शेखर जी, अभी आपने कहा कि ये कैसे तबके के वो है। देखिए आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने मुस्लिम नौजवान मुस्लिम बुजुर्गों से सबसे अपील करूंगा कि आपको अपने बच्चे को समझाने की जरूरत है, आपको अपने बच्चे पर नजर रखने की जरूरत है कि आपका बच्चा किससे मिल रहा है, उसका किससे दोस्ती है, और स्कूल में जाता है या नहीं जाता, उस पर आपको ध्यान देने की
की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा कि असद की तरह आपको भी गुमराह करके कहीं ऐसे अपराधी श्रेणी में आ जाए जहां किसी के घर का चिराग बुझ जाए। ऐसा ना हो, इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान दें। आपके चैनल पे मैं अपने मुस्लिम समाज से यही अपील करूंगा। अच्छा, ठीक है हाजी साहब, एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, हाँ या ना में आप बताइएगा। वैसे आप भी चूंकि लोगों के बीच में रहते हैं, आप हाजी हैं, हज करके आए हैं, दुनिया का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान में क्या आप लोगों से जब मिलते हैं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी, ये बात है कि मतलब हिंदुओं के प्रति एक घृणा का भाव है क्या मुस्लिम बच्चों में? नहीं शेखर जी, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। देखिए मगरिब का वक्त है, यानी कि दिन छुपने वाला मगरिब का वक्त, यानी कि इस वक्त नमाज अदा होती है। मैंने मगरिब का वक्त इसलिए कहा कि मैं आपको सच बताऊंगा, कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कभी भी हिंदू समाज के व्यक्ति से नफरत नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2% हैं, जो किसी गलत कम्युनिटी में फंस जाते हैं, किसी गलत सोसाइटी में फंस जाते हैं, जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, उसमें पूरा तबका बदनाम हो जाता है। 2% के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को यही चीज आपसे सुनना चाहता था मैं, यही चीज इसी जगह पे आपको मतलब यही सुनना ही चाहता था मैं। अब मैं राघवेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक आमूलचूल परिवर्तन की बयार और उम्मीद दोनों लोगों के जहन में आई। लोगों को इस बात का एहसास हुआ, इतने एनकाउंटर हो गए, इतने अपराधियों को ढेर कर दिया गया, कुछ मिट्टी में भी मिला दिए गए, लेकिन बावजूद उसके ये कैसे लोग हैं, ये कैसा संदेश है कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस, हमारी योगी सरकार, चुनी हुई सरकार, हमारी का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का हूं, सपा, कांग्रेस, इन लोगों ने भी वोट दिया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सरकार आई वो हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री। तो सवाल इस बात का है कि इतना आपकी तरफ से करने के बाद भी समाज में अगर सरकार का इकबाल उस तरीके से नहीं बोल पा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये सेल्फ इंटरसेप्शन करने की भी जरूरत है यहां पर। देखिए शेखर जी, हम लोगों ने 2007 के बाद से लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया। 17 उत्तर प्रदेश से हम लोगों, सॉरी गलत कह रहे, 2017 के बाद से लेकर आज तक जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त कर दिया है। जितने भी बड़े बड़े माफिया थे, जितने भी अपराधी थे, उनको लेकर के हम लोग बहुत संवेदनशील थे। या तो वो अपराध से मिल चुके हैं या जेलों के सीटों के पीछे हैं। बड़े बड़े अपराधी जो थे वो गले में तख्ती डाल करके समर्पण किया करते थे। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से बहुत सी सड़कें ऐसी हैं, बहुत सी रोडें ऐसी हैं शेखर जी, मैं कानपुर में बैठा हुआ हूँ, कन्नौज से बहुत सी रोडें ऐसी थी, फरुखाबाद में हरदोई जाने वाली, जहां पर 9 बजे के बाद निकलता नहीं था कोई। पैदल की बात नहीं करे, गाड़ी लेके नहीं निकलता था कि उसकी लूट हो जाएगी, राजनी हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की आप किसी कोने में भी चले जाइए, बेधड़क चले जाइए, रात के 12 बजे चले जाइए, कहीं कोई इस प्रकार का अपराधी मिलने का नाम नहीं लेता। हाँ, अब मैं बात करना चाहता हूं जो गाजियाबाद में ये सूर्या की हत्या हुई, इस हत्या को सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता है। देखिए, पत्ते की बात करने से काम नहीं चलेगा, हमको जड़ की बात करनी पड़ेगी। भाई देखिए, जब हमारे क्षेत्र हिंदू मोहल्ले में अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति अपराध करता है तो पूरा समाज विरोध में खड़ा हो जाता है। बस ये नहीं बात कर रहा हूं शेखर जी, पूरा समाज विरोध में खड़ा हो जाता है और उसकी निंदा करता है। जब मैं बच्चा था, या हमारे कोई आजकल भी कोई बच्चा अगर समाज में, हिंदू समाज में कोई गलती करता है तो पिताजी तक बाद में खबर आती है, मोहल्ले वाले पहले ठुकाई कर देते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं गाजियाबाद की इस विषय को लेकर के। एक सेकंड, क्या कारण है राघवेंद्र जी? देखिए, चूंकि आप सरकार में हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ज्यादा तीखा होगा और उदाहरण भी मैं रखूंगा। आप कानपुर में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने अगल बगल के जिलों का नाम लिया, सड़कों का नाम लिया, उनका उल्लेख किया, बात ठीक है आपकी, हो सकता है, हो सकता नहीं, हुआ भी है ऐसा कि कई बार इस तरीके की स्थितियां बनी हैं जिसमें आम तौर पर लोग, अपराधी जो हैं, वो इस तरीके से काम करते थे कि लोगों का चलना फिरना दूभर हो जाता था। लेकिन आपने उसके बाद जो बात कही कि हिंदू वाला मोहल्ला या हिंदू लोग, पूरी बात होने दीजिए, सुनिए, उसको वो कर देते, उसको निपटा देते हैं, उसका बायकॉट कर देते हैं।
बिकरू कांड कहां हुआ था? वो भी योगी जी नहीं का योगी सरकार में इनकाउंटर हुआ है उस आदमी का। निश्चित रूप से हुआ है, बड़े बड़े अपराधी मारे गए हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में 289 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें लेकर के 67 मुस्लिम को एनकाउंटर हुआ है, शेष हिंदू समाज के ही थे। लेकिन अब बात करना चाहता हूं विशेष रूप से जिस विषय पे आज चर्चा है, ये जो नोएडा में जो हत्या हुई है सूर्या की, इस विषय को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को लेकर के काम किए हैं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज हमारे साथ खड़ा है शेखर जी, बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज हमको वोट करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ एक वर्ग ऐसा है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, क्या कारण है उनके पिताजी ने अपने बेटे को कहा कि इसकी हत्या कर दो? क्या किसी का गार्जियन कोई अपने बेटे को ऐसा आदेश दे सकता है क्या? उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, मीडिया के लोग जा रहे हैं, कोई भी बयान देने को नहीं तैयार है, तो दाएं बाएं कर रहे हैं। चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे छोटे छोटे चैनल वाले हो, उनको सब लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। आज तक कोई क्षेत्र के लोगों ने बयान नहीं दिया। ये क्या कारण है? अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है। वास्तविकता ये है, अगर इनके मुस्लिम समाज के धर्मगुरु निकल करके आ जाएं और इस विषय की निंदा करने लगे, इस विषय पे बात करने लगे, तो निश्चित रूप से उनमें कमी आएगी। लेकिन मदरसों में क्या होता है? क्या बात किसी से छुपी है क्या? शेखर जी, मदरसों में क्या होता है? वह क्या पढ़ाया जाता है? तो आपकी सरकार क्या कर रही है? मीडिया में देखा। मैं कह रहा हूं कि फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? मदरसों को लेकर के आपने सख्ती बरती, बहुत सारे अवैध मदरसे बंद कराए, बावजूद इसके अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो मदरसा क्यों है? आज किसको मदरसे की जरूरत है और क्यों है? मदरसों का आपने आधुनिकीकरण भी किया। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर मदरसे बंद कराने का काम किया, उसका आधुनिकीकरण कराने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित धीरे धीरे हम लोग धरने पर ला रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, जिस प्रकार से इनके मदरसे काम करते हैं, मैंने देखा था एक मदरसे में टेडी बियर की हत्या करते हुए दिखाया जा रहा था और उससे ब्लड निकल रहा था। ये क्या सिखाता है भाई? देखिए, हमारी तो जिम्मेदारी है ही, सरकार की जिम्मेदारी है ही, हम लोग उससे मुंह नहीं भर रहे, लेकिन इससे ज्यादा उस समाज की जिम्मेदारी है जो इस प्रकार की हत्या को उकसाते हैं। काफिर जिहाद की परिभाषा स्पष्ट नहीं करते हैं। भाई, काफिर की परिभाषा क्या है? आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, बड़े बड़े मौलाना बताते हैं सबके सामने ये सब बातें, काफिर किसे कहा जाता है, जिहाद क्या है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इससे सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार मुस्लिम समाज है, जो उनके अंदर इस प्रकार की दूसरी मानसिकता घर गई है। शेष समाज के ये लोग अपने से अलग मानते हैं और मुस्लिम समाज अपने आप को उत्कृष्ट मानता है। शेष समाज को जीने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार की परिभाषा इनके गढ़ी जाती है। वास्तविकता ये है शेखर जी, मैं फिर दावे के साथ कहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई सूर्या की जब हत्या हुई थी तो अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। अब ठीक है, वो ठीक है। आप अभी पॉलिटिकल एक राउंड हो जाने दीजिए पहले। अभी एकेडी द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व डीजी हैं। द्विवेदी साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि संगठित अपराध खत्म हुआ, जो बात बीजेपी के लीडर्स की तरफ से कही जा रही है, यह संगठित अपराध अलग अलग दौर में कई बार खत्म हुआ है। एक दौर श्री प्रकाश शुक्ला का था, एक दौर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का था, एक दौर अभी दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे संगठित अपराध करने वाले हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हैं। कोई भू माफिया है, कोई कोयला माफिया है, कोई खनन माफिया है, सब संगठित हैं। रियल एस्टेट का भी सेक्टर अपनी तरीके से एक अपराध की श्रेणी में जाता जा रहा है, जमाने से चलता आ रहा है। सवाल इस बात का है कि पुलिस हर बार अपना इकबाल बुलंद करने की कोशिश करती है, अलग अलग सरकारों में वो अलग अलग तरीके के कारनामों को परचम देती है, बावजूद इसके असद जैसे तत्व क्यों बचे रह जाते हैं? और ये कहां से आते हैं? 20-21 साल का लड़का और कुर्बानी दिखा रहा है वीडियो पे, कोई खौफ ही नहीं है उसको। मैं सबसे पहले एक व्यक्तिगत बात कह दूं, आपने जिक्र किया हमारे बच्चे बड़े होंगे, बिल्कुल सही आपने कहा। मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 32 साल का है और बड़ा बच्चा 40 साल का है। तीनों अपने पैर पर खड़े होकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब सवाल पर आ जाते हैं, जो पुलिस, प्रदेश की पुलिस, सच्चाई यह है, कोई माने या ना माने, जो राजनीतिक पार्टी शासन करती है, शासन में रहती है, जिसकी सरकार रहती है, उसके संकेत के हिसाब से पुलिस के लोग काम करते हैं। और केवल पुलिस विभाग नहीं, सभी विभागों के लोग, सरकारी मशीनरी के सभी विभागों के लोग उस शासन के संकेत के हिसाब से काम करते हैं। ये सदैव होता है।
आजादी के बाद से भी और आजादी के पहले भी ऐसा ही रहा है। जो बात ये हो रही कि माफियाओं की तमाम तरीके के संगठित अपराधों की समय समय पर उनके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस कई करती रही है, फिर भी कुछ नए नए अपराधी प्रकट होते रहते हैं। यह सही बात है। समाज से जहां 4 अपराधी माफिया का समाप्त हो जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है, तो 2 नए पनप जाते हैं। यह सतत प्रक्रिया ऐसा चलता रहता समाज में होता है, तो कभी शून्य वाली स्थिति नहीं आएगी कि माफिया और अपराधी शून्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात जरूर है जो चर्चा से थोड़ा सा परे है, वो मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि दरअसल सरकारों को स्थिति में, आपराधिक स्थिति में और बेहतरी लाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली जो देश में, प्रदेश में, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह सुधार एक दिन, एक साल में नहीं होगा, 10-12 सालों में होगा। बड़ी कमियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं सरकारों को। मैं फिर आपसे सवाल एक रखता हूं। ठीक है, आपकी बात हमने समझी, मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूं। देखिए, 20 साल का लड़का था असद, 20-21 साल के लड़के का उसने कत्ल किया है। अपराधी वो कितना बड़ा था, कितना बड़ा नहीं था, वो तो अभी जांच चल रही है, वो सब चीजें आएंगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात लग रही है और जो मैसेज उसके तरफ से कन्वे हुआ है, यहां पर सीधा सीधा यह है कि हमारे समाज में हेट्रेड स्थितियां हैं, घृणा की स्थितियां हैं, और वो घृणा की स्थितियां इस तरह, इस कदर हैं, चाहे 1%, 2%, अगर एक आदमी भी है घृणा का पात्र इस तरीके से अगर वो समझता है सामने वाले को कि कत्ल कर देता है, तो ये अपने आप में, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, ये कितना बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका उत्तर काफी हद तक भाजपा प्रवक्ता ने दे दिया है, बड़े साफ शब्दों में कहा है, जिससे मैं काफी हद तक सहमत हूं। हाजी साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उनके समाज में 2% लोग गलत हो सकते हैं जो इस तरीके का अपराध कर सकते हैं। मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। ना केवल मुस्लिम समाज में बल्कि हिंदुओं में भी और तमाम जगहों पर 2%, 3% लोग रहते हैं जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, जिसके कारण समाज की छवि धूमिल होती है, समाज के प्रति लोगों में धारणा, खिलाफ धारणा बनती है। भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा वो धार्मिक शिक्षा को लेकर के कहा, मदरसों को लेकर के कहा, उसमें सच्चाई है। खुल करके बहुत सारे लोग टीवी चैनल पर, मीडिया में नहीं बोलते, लेकिन उसमें सच्चाई है, उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, हम अपने बाकी पैनलिस्ट से भी इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं और उनकी भी एक राय रख लेते हैं, क्योंकि वार्ता ही है ये, हम तो चर्चा ही कर रहे हैं ना, कोई अच्छी चीज निकलेगी तो सबके काम आएगी। कपिल जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हाजी साहब ने भी इस बात को कहा है कि वो कई बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, उनकी तालीम गड़बड़ हो गई या उनको इस तरीके की पॉइजनिंग कर दी गई दिमाग में, तो जाहिर सी बात है कि कहीं तो होती है। और अभी 2 लोग हमारे पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि वो सारी चीजें मदरसों में होती, इस तरीके की तालीम जो है वो वहीं से जनरेट हो रही है, घृणा का पात्र बना दिया है एक समाज में। इस पे आपका क्या? चीज तो ये है जी शेखर भाई, मैंने सुन लिया। मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि अगर मदरसों से इस तरीके की जहर घोली जा रही है, तो सरकार हाथ में चूड़ी पहन के क्यों बैठी? आपने कह दिया कि ये लोग कह रहे हो और हम मान लिए, या तो हम मान लें इनकी बातें, और नहीं तो सरकार की से पूछेंगे कि अगर मदरसों से इस तरीके का इंजेक्शन लगाया जा रहा है नफरती, तो हमारी सरकार सो क्यों रही है? अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे लोगों को षड्यंत्र, हत्या के षड्यंत्र के अंदर बकायदा बराबर की धारा लगा करके जेल कीजिए, एनएसए लगाइए। लेकिन नहीं साहब, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो फिर हम कैसे मान लें? केवल हम आप कह दें इसलिए मान लें? तो ऐसे नहीं चलेगा देश। ठीक, देश कानून से चलता है। ठीक, दूसरी चीज, पूरी बात पूरी बात आ जाने दो। देखिए, हमारे मित्र अभी कह रहे थे और बहुत तेज आवाज में कह रहे थे कि कानून, और हमने कानपुर के अंदर ये देखा, कानपुर के अंदर आपने शिखर यादव की हत्या भी तो देखा, जो बकायदा पुलिस के रैकेट के द्वारा की गई, रैंसम मांगा गया, हड़पा गया। वो भूल जाते हो आप? पूरा पुलिस महकमा चला रहा है वहां पर इस तरीके की, और आप कह रहे हो गैंगस्टर्स खत्म हो गए। तो गैंगस्टर एक्ट जो है, क्यों उसमें हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही है?
कैसे गैंगस्टर्स लग रहे हैं, गैंगस्टर का पूरा चार्ट मैं दे सकता हूं, बिना एडवोकेट दे सकता हूं। मैं तो डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं। रोज नए 4 गैंगस्टर एक्ट के 6 गैंगस्टर एक्ट के गोरखपुर जिले के, गोरखपुर के अंदर हमारे सिविल कोर्ट न्यायालय में केसेस आते हैं। आप बताओ, कह देंगे गैंगस्टर नहीं है, बिना गैंगस्टर के गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हो। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कि 0% टॉलरेंस की नीति है। अगर 0% टॉलरेंस की नीति ऐसी होती है तो आपको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ। 3600 से ज्यादा सन 22 और 23 के बीच में हत्याएं हुई हैं, यानी 3 से 4 हत्या रोज, और 3600 से ज्यादा 6600 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं 21-22 में, 22-23 में। आप मुझे बताओ कि रोज 3-4 हत्या हो रही है, रोज 5-6 बलात्कार हो रहे हैं, और आप कह रहे 0% टॉलरेंस की नीति है। अरे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 65,773 2022 में और 66,868 2023 में। आप कह रहे हो कि अपराध ही नहीं हो रहा है। नंबर 1 पे हत्या में उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे पास्को के अंदर जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है उत्तर प्रदेश। और 0% टॉलरेंस की नीति है। ठीक है, अगर 0% टॉलरेंस की नीति होती, 1 मिनट शेखर भाई, 1 मिनट लेंगे। अगर 0% टॉलरेंस की नीति होती तो मुझे इनसे जवाब चाहिए। 15,000 एनकाउंटर किसके ऊपर किया आपने? पुलिस पर गोली चलाई गई कि नहीं चलाई गई, या मुंह से गोली चलाई गई? और अगर गोली चलाई गई तो आप कैसे कह सकते हो कि जंगल राज कायम नहीं है? पुलिस के ऊपर अगर आक्रमण हो रहा है, 15,000 पुलिस ने एनकाउंटर्स किए, यानी 15,000 से ज्यादा पुलिस वालों पे जो है अपराधी लहराते हुए गन हत्या का प्रयास किए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को आपने जघन्य अपराध। कपिल जी अब इसका जवाब ले ले वरना समय निकल जाएगा। आरोप के साथ में जवाब भी हमें चाहिए। आपका मैसेज तो क्लियर हो ही गया है। राघवेंद्र जी आप जवाब दीजिए। कपिल जी सीधा सा है, इनके समय में इनकी सरकार अपराधियों का समर्थन करती थी, समर्थन नहीं करती थी, संरक्षण करती थी, संरक्षण नहीं करती थी, अपराध करते थे। अरे भाई 2017 में जो चल रहा है वो बताइए ना। 2000 हम तो चले गए, हम बहुत बुरे थे, हमारा शासन बहुत बुरा था, सब मान लिया। 2017 से लेकर 26 की जवाबदेही दीजिए। 2017 से 2026 की जवाबदेही चाहिए। हमारी सरकार अगर गलत थी तो जनता ने हटा दिया। आप भी क्या चाहते हो कि आपकी भी सरकार हट जाए? आप सबक लेना नहीं चाहते। पहले से अपराध में बढ़े। कपिल जी ऐसे बात ही नहीं समझ में आएगी। एक एक हो जाने दीजिए। आपने अपनी मजबूती से रखी है बात। कपिल जी रुक जाइए। राघवेंद्र जी पहले जवाब आने दीजिए। ऐसे तो चर्चा कहीं जाएगी नहीं। 9 वर्ष के ऊपर सरकार हो चुकी है। मुझे अपनी सरकार का नाकामयाबी बतावे क्यों है? अंसारी के लिए आप लोगों ने, कपिल जी सुन लीजिए थोड़ा। अरे ब्रजेश सिंह की हम पूछेंगे, धनंजय सिंह की हम पूछेंगे, राजा भैया की हम पूछेंगे, अखिलेश सिंह किट्टू के हम पूछेंगे, सुधीर सिंह के हम पूछेंगे। आप बता ही नहीं पाओगे। तो 19 अपराधियों के लिए, गैंगस्टरों के लिए उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने मांगा है। उस लिस्ट के अंदर आप बताइए कि हाई कोर्ट ने क्या क्या मांगा है। और योगी जी के अपने उसमें 15 स्वजातीय है। अच्छा ठीक है राघवेंद्र जी आप भी रुके, कपिल जी आप भी रुके। मैं आरोप हो गए। मैं कांग्रेस के पास जाता हूँ। राजकुमार जी ठीक है भैया, कपिल जी की आवाज रोको, राघवेंद्र जी की भी रोको। मैं आपसे समझना चाहूंगा राजकुमार जी, जो बात अभी यहां पर कही गई है, आप इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से इस समय चल रहा है, नफरत का माहौल है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, जघन्य से जघन्य अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं। आखिर हमारे देश के युवाओं को हो क्या गया है? इनको नफरत के बीच कौन बो रहा है? 2 ही लोग हैं, एक तो आरएसएस बीजेपी के, और दूसरे वो धार्मिक कट्टर लोग जिन पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती है। बीजेपी और सरकार तो चाहती है कि ये इस तरीके से जो है धार्मिक उन्माद बढ़े, इनका वोट बैंक फायदा होता है। अगर ये वास्तव में ईमानदारी पूर्वक काम करें तो ये नफरत की दीवारें खत्म होंगी और अपराधी जो है वो सब जेल में जाएंगे। और रही बात, बता दें आपको, जो इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें आप देखिए कि कुछ जात विशेष के लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, खासकर योगी आदित्यनाथ जी के। जो आप बता दीजिए कहीं किसी का इनकाउंटर हुआ है? नहीं, हम अपराधियों की बात करें, जात धर्म, फिर वही बात आ जाएगी। फिर वही आज हम कर ही रहे हैं। अभी तो मामला उलझ जाएगा।
मामला उलझ जाएगा, फिर अभी वो राघवेंद्र जी उधर ही चले जाएंगे। नहीं, अब एक सेकंड, आरोप लगाने के बाद हमें सरकार, आपको भी हमें भी सरकार से जवाब लेना चाहिए ना राघवेंद्र जी। आप ऊपर जवाब भाई, राघवेंद्र जी आप जवाब दीजिए। कई एक तो जो आंकड़े रखे अभी कपीश जी ने, इसके अलावा राजकुमार जी का भी आरोप यह है कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उस तरीके से रोक ही नहीं पा रही है चीजों को जिस तरीके से उसने लोगों के सामने अपनी छवि बनाई थी या जो वादा किया था। अगर मदरसों में क्राइम हो रहा है आपको पता है तो क्यों नहीं मदरसे बंद हो रहे? बड़े पैमाने पर बंद हो गए शेखर जी, 80% मदरसे बंद हो चुके हैं। जो भी अनाधिकृत मदरसे थे वो सब बंद हो गए, सब में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सबको जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये लोग क्या, जो लोग यासीन मलिक को अपने प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया करते थे, आतंकवादियों को आगे जी लगाया करते थे, आतंकवादियों को साहब कहा करते थे, पाकिस्तान जाते थे इनके नेता, अपने सही है उनकी बात बताइए जाते थे। और ये क्या कह रहे हैं अनाधिकृत अपराधी जाते थे। अच्छा ठीक है कपिल जी, राघवेंद्र जी बात हमारी चर्चा पर कहीं पहुंचे नहीं। एक सेकंड मैं आता हूं। आप डीजी साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, दो चीजें हैं। ये जो चर्चा चल रही है इसमें एक पॉइंट आउट और हो रही है चीज कि पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि वो सत्ता में आए। सत्ता में आने के लिए वो जिस तरीके का अपना अपना वोट बैंक तैयार करती है, अपनी अपनी तरह की बातें करती है। कोई नफरत की दीवार कह रहा है, कोई मोहब्बत की दुकान कह रहा है। सवाल यह है कि हाजी नजीम हो चाहे कोई हिंदू धर्मगुरु भी अगर यहां बैठा होता, 20-21 साल का बच्चा क्या समझेगा? उसको तो अपना नाम बराबर से लिखना है, उसको दुनियावी चीजें समझ में आवे, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब अपनी चीजें जो उसको समझ में आनी चाहिए वो तो दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं रह जाता। सवाल इस बात का है कि ये जो 20-21 साल के बच्चे हैं, क्या ये पॉलिटिकल लीडर्स के या उस पर जो चर्चाएं होती हैं उससे अंदर ही अंदर घृणा में लिप्त हो रहे हैं? ये बड़ी चिंता की बात है। आप ये समझिए कि एक उम्र जी चुका आदमी, अपराधी अगर मार दिया गया कोई फर्क नहीं है। 40 साल, 45 साल, 50 साल का अपराधी मारा गया एनकाउंटर में कोई फर्क नहीं है। 20-21 साल का लड़का अगर एक लड़के की गर्दन काट देता है कुर्बानी के लिए और उसके बाद उसका पुलिस एनकाउंटर करने की विवश होती है, करना भी चाहिए, तो ये दोनों ही स्थितियां बड़ी खतरनाक हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दोनों स्थितियां बड़ी खतरनाक हैं। और जैसा आपने कहा मैं उस बात से सहमत हूं, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपने अपने वोटर बैंक के माफिक बोलते रहते हैं और ऐसी गतिविधियां भी करते हैं जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो। लोकतंत्र में ऐसा होता न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन एक बात बड़ा साफ है, जनता भी धीरे धीरे काफी जागरूक हो रही है। जनता भी अब सच्चाई को समझने लगी है। मीडिया तमाम बातों को जो पहले छिप जाती थे अब उसको उजागर कर रहा है, तो मीडिया के उजागर करने से नागरिकों में जागरूकता बढ़ रही है। कई वर्षों पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे याद है, वर्ष भी याद है, एक राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश की अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह लिखी थी कि तमाम मुस्लिम युवकों को निर्दोष फंसाया जा रहा है और चार्जशीट लगाई जा रही है, हम सत्ता में आएंगे तो उनके मुकदमे वापस लेंगे। और सत्ता में वो राजनीतिक पार्टी आई। राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के बाद आतंकवादियों तक के मुकदमे को वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। हाई कोर्ट की रोक की वजह से वो मामले रुक गए। लेकिन ऐसा है, लोकतंत्र में सब चीजें होती हैं। नहीं होती नहीं है। नहीं द्विवेदी जी एक सेकंड, मैं इस चीज को, आपने जो पहले जवाब कहा था, मैं इस जगह पे आपको भी टोकूंगा, पुलिस महकमे को भी टोकूंगा। कन्विक्शन अगर आप सबूत जुटाएं और तथ्यों के साथ में अदालत में समय से पेश कर दें, सरकार किसी की भी हो, एक बार अंदर गया मामला हो गया तो हो गया। आप अगर कन्विक्शन सही से करें तो इनको समय रहते सजा मिल जाती। ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती है, वो कैसे नौकरी करेंगे हम उसको नौकरी करना नहीं सिखा सकते, लेकिन इस बात की जरूर कामना कर सकते हैं, इस देश का हर नागरिक कर सकता है कि पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका तीनों अपना काम करें। मैं आता हूं कपीश भाई, एक मिनट रुक जाइए आप थोड़ा सा। एक तो राघवेंद्र जी का जवाब नहीं आ रहा, मेरी चिंता यूं भी है कि सरकार की तरफ से अगर हम जवाब ही नहीं ले पाएंगे तो करेंगे क्या। हाजी साहब मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा, जो बात यहां पर हुई, आपने बताया कि 1-2% है, अगर वो 1-2% भी है तो दो चीजें हैं। एक तो पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना सोचने समझने और कहने का तरीका है, उससे भी लोग मोटिवेट होते हैं, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। एक चीज ये भी है, दूसरी तरफ वो धर्मगुरु भी हैं। अब मतलब इसमें चूंकि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू की तरफ से यह गारंटी ले सकता हूं कि हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, हमको यह बताया जाता है कि विनय न माना जल्द जड़, मतलब अगर वो स्थिति आएगी तब हम धनुष बाण उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। लेकिन यहां दूसरी तरफ आपका जो है, जितना मैं समझ पाया हूं, उसमें रेस्ट ऑफ द मुस्लिम अक्रॉस द वर्ल्ड सब काफिर हैं। तो अब ये जब तालीम दी जाएगी, मस्जिदों में बताया जाएगा, जब मदरसों में ये चीज आएगी और खुलेआम आ रही है, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ शेखर त्रिवेदी ही कह रहे हैं, ये बात ओपन सीक्रेट है। तो ऐसी स्थिति में ये 20-21 साल का लड़का क्या कल को 15-16 साल का लड़का ये काम कर सकता है? ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। हाँ शेखर जी, देखिए अभी आपने एक बात कही कि आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा और कहा कि मस्जिद या मदरसे में इस तरीके की तालीम दी जाती है। यही तो एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए भारत के अंदर एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है। और देखिए हम तो शासन में प्रशासन से भी मांग करते हैं कि मुस्लिम समाज को जो बदनाम करने करा जा रहा है उसकी फंडिंग कहां से आ रही है, ये भी जांच पड़ताल का विषय है। भाई यहाँ पर अगर मुसलमान को अगर ये कह दिया जाए कि इसने काफिर का, कहां काफिर का, और काफिर का शब्द का इस्तेमाल हमारे भारतीय भाई कहीं पे नहीं होता, ये सऊदी अरब के अंदर इस्तेमाल अरे हाजी साहब आपके साथ बैठ के काफिर का मतलब मैं तो एक मिनट उस चीज को मैं तो जानता हूं। सवाल ये है कि यहां पर ये जो कुर्बानी दी गई ये असाधारण घटनाओं में से एक है और ऐसी जहनी शिकार बच्चे बहुत हैं। हाँ शेखर जी, देखिए अभी आपने कहा कि ये जो घटना सूर्य की घटना घटी, देखिए मैंने अपने मुस्लिम समाज होने के नाते यहाँ पर दुख प्रकट करा और देखिए योगी जी ने यहाँ पे इंसाफ भी दिया। लेकिन एक बच्चा जो दिल्ली में अपने माँ का बच्चा था, अरबाज था, उसको भी ईद वाले दिन उसकी भी हत्या कर दी गई, कुर्बानी वाले दिन, तो उसके पीड़ित परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और रही बात यहाँ पर इन्होंने बार बार मदरसे की बात करी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजी नाजिम खान आपके चैनल पे कह रहा है शेखर जी, आप अपनी टीम को लेकर मेरे साथ चलिए, जिस मदरसे में आप कहेंगे उस मदरसे में आपके साथ खड़ा हुआ और वहां मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है आप ऑन एयर पूरे देश को दिखाएंगे कि यहाँ मदरसे में ये तालीम दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि हिंदू काफिर है, इनको काट दो मार दो, इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करा जाता है जहां पर मुस्लिम समाज का लेकर अब मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ रहा हूं चर्चा के। ठीक राघवेंद्र जी, अब देखिए जो बातें यहां पर आई हैं उसमें दो चीजें हैं, मतलब जो सरकार के ऊपर सवाल उठे वो अपनी जगह पे है। एक चीज जो बड़ी है वो ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके के नैरेटिव वोट बैंक के लिए करती हैं या अपने को सत्ता में लाने के लिए करती हैं, उसका इंप्रेशन भी ये है कि गाजियाबाद जैसी घटना हो रही है। एक ये भी पहलू हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं देखिए, गाजियाबाद वाली जो घटना है वो बिल्कुल अलग घटना है। वो कोई अपराधी तत्व नहीं थे, वो जो थे उनके पिताजी ने कहा अगर वो अपराधी तत्व होते या तो यमराज से मिल चुके होते या जेल के शीशों के पीछे होते शेखर जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे कहा हुआ है, हम लोग लगी लिपटी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जो जिस भाषा में समझने लायक होगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। अब हम कपिल श्रीवास्तव जी की बात का जवाब देता हूँ। कपिल जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, आप बीच में बेवजह झूठी सच्ची बातें आप जरूर करते हैं। देखिए एनसीआरबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2017 के बाद से आज से लेकर उत्तर प्रदेश में औसत राष्ट्रीय अपराध में उत्तर प्रदेश 25% की कमी आई है। 2017 से पहले 25% बढ़े हुए थे। आज के देखिए बात सुनिए, राष्ट्रीय औसत आपके जैसे आंकड़ेबाजों को मैंने बहुत देखा है। उत्तर प्रदेश में औसत अपराध है 333। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म करने का पूरा ऐसे बात समझ में नहीं आती। एक मिनट आप सबर कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। अरे भाई, अरे भाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्यों आप परेशान हो जाते हैं? राम राज्य लगा आप पार्टी में डिफरेंस करके आए थे, आपको शपथ 2012 की 5,600 बताइए थी, अगर 2013 मर्डर रोज हो रहे हैं, 2014 में 7,500 हत्या हुई थी, 2015 में राज्य लागू कुल मिलाकर 30,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हत्या हुई थी। और आपका नेता हुआ करते थे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता बलात्कार के अंदर दिखाई। अरे भाई मनोहर सिंह कपिल जी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा होगा गुंडा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, पश्चिम बंगाल का जिस गाड़ी में सपा का झंडा किस समय कहावत थी,
ये सब जिस गाड़ी में सपा का झंडा ये चर्चा नहीं, तो आप सभा को बैन कर दीजिए फिर। एक सेकंड राघवेंद्र जी, जो भाई मैं ये कह रहा हूं कपिल, एक अगर आप थोड़ा सा सबर कर लेते तो बात समझ में आए। अगर आप ये कह रहे हैं तो सभा को बैन कर दीजिए फिर। राघवेंद्र जी भाई, हमारा सवाल बड़ा, अपराध इनके समय में हुआ है, अपराधियों पे अरे इनके समय में जो हुआ, अरे इनके समय में जो हो रहा था उसके चक्कर में चले गए। राघवेंद्र जी बात समझिए, आप बात समझिए। इनके समय में जो हो रहा था 12-17 में जो हुआ, निपटा दिया पब्लिक ने इनको। अभी 17 से 27 की बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ एक सख्त प्रशासक की तरीके से जाने जाते हैं। उनके भाषणों में यह बात है, जीरो टॉलरेंस का सीधा सीधा संदेश है। बावजूद इसके अगर इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं तो हम किससे सवाल पूछें? ये सरकार में है नहीं, वो उनका अता पता नहीं है राजकुमार जी का जमाने से। आप ही हैं, आप बता दिए। डीजी साहब रिटायर हो गए, उनसे पूछ लेते, बताइए क्या हुआ। आप ही हैं भैया, आपने उम्मीद की बताया ना एक लाइन में, शेखर जी मैंने एक लाइन में बताया ना, राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश में 25% अपराध कम हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में 25% ज्यादा थे। ये कम नहीं है क्या? ये बात आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है? राम राज्य लागू करने का वादा क्या बात इस बात से आप राम राज्य का वादा करके व्यभिचार राज्य लागू कर दिए, जहाँ महिलाओं के विरुद्ध जो है बलात्कार हो रहे हैं। अरे कहने में क्या होता है? महिलाओं के खिलाफ बलात्कार में अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मैं आखिरी एक सेकंड, सबने चर्चा सुन ली है। मेरे पास अब आखिरी में समय है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मैं 20-20 सेकंड सबको दे देता हूं भाई, अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। हाजी नाजिम साहब, सबसे पहले आपका क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा, मेरा बंद करना पड़ जाएगा बीच में। जी नहीं शेखर जी, देखिए हम लोग तो अमन पसंद वाले हैं। अब 20 सेकंड क्या, मैं आपको 18 सेकंड में अपना जवाब कर देता हूँ। देखिए शेखर जी, जिस तरीके की ये अप्रिय घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इन अप्रिय घटनाओं पे अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। और इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसका धर्म मजहब है या उसका वो है, ये नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता, अपराधी की सजा उसका कानून और संविधान के तहत। राजकुमार जी आपका कमेंट, क्लोजिंग कमेंट अपना दीजिए 20 सेकंड में। जी बिल्कुल, सरकार को चाहिए कि जो है बिना जाति धर्म देखे सबका जो अपराधी जैसे उनका इनकाउंटर करे। कहीं ऐसा ना हो कि एक जात विशेष का इनकाउंटर ना करें और बढ़ावा दें, इससे आप दूर होगा। कानून व्यवस्था ढंग से लागू करें, समान रूप से लागू करें, तो निश्चित रूप से सरकार इसमें सफल होगी। जी ठीक, कपिल जी। देखिए शेखर भाई, सबसे पहली बात तो ये कह दें कि हमारे जो पूर्व डीजीपी साहब बैठे हुए हैं द्विवेदी जी, उन्होंने बीएनएसएस की धारा 360 या 321 को जानते हुए भी गलत इंटरप्रिटेशन किया है। और योगी जी ने तो स्वयं अपने ऊपर से 302 का मुकदमा उठा लिया, 307 का उठा लिया, 351 का उठा लिया। जी क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए उन्होंने क्यों उठा लिया? मैं तो इसलिए नहीं, ये पार्शियलिटी वाली बात कर रहे थे। ये एक इतने बड़े पद पर रह करके भी अगर ये सीआरपीसी की धारा 321 नहीं पढ़े हैं या बीएनएसएस की धारा जो 360 इस समय हो गई अगर नहीं पढ़े हैं, तो ये देश के लिए बड़े शर्म का विषय है। किसी एक व्यक्ति की गाथा गाने के लिए संदेश निकल गया। कानून के विरुद्ध जा रहे हैं। कबीर जी, मेरे पास समय इतना ही था। द्विवेदी जी आपका क्लोजिंग कमेंट। श्रीवास्तव जी बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मेरी जिंदगी इन्हीं को पढ़ने लिखने में बीत गई, अभी भी पढ़ता रहता हूँ। आतंकवादी जो रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला किए तो उनके केसेज इन्होंने हटाए थे। गलत बात कह रहे हैं। अपराध कभी शून्य नहीं होगा, अपराध कभी शून्य नहीं होगा, कुछ अपराध होते रहेंगे। कमेंट दीजिए। 360 मालूम हो तो बताइए। कपिल जी रुक जाइए प्लीज। 300 द्विवेदी जी क्लोजिंग कमेंट। अपराध शून्य कभी नहीं होगा, कुछ न कुछ अपराध सदैव होंगे, लेकिन जिस शासन काल में अपराध कम होता, नागरिक सुरक्षित महसूस करते, वही बेहतर माना जाता है। राघवेंद्र जी आपका क्लोजिंग कमेंट। डिपार्टमेंट आपने राघवेंद्र जी आपका क्लोजिंग कमेंट। शेखर जी, मेरा सीधा कहना है, आपने अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, इस तरीके के लोग अगर कोई देश में ऐसी घटना होती है तो ये लोग जो है अगर हिंदू मारा जाता है तो उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। अभी देख लिया असद वाले मामले में ये लोग शोर मचाने लगे एनकाउंटर को लेकर, एनकाउंटर के ऊपर प्रश्न खड़ा करने लगे। वास्तविकता ये है ये लोग बौद्धिक आतंकवाद है और ये लोग जो है अपराधियों को सूर्या जो है आपने भी अपनी बात रखी, कपिल जी आपने भी अपनी बात रखी, राजकुमार जी, हाजी नदीम साहब, द्विवेदी जी, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कर सकता हूं, लेकिन मैं भी 20 सेकंड लूंगा और उसके बाद आप सबको धन्यवाद कहते हुए इस चर्चा का अंत करूंगा।
आप सबसे चर्चा करके जो बात मुझे समझ में आई है बहुत मोटी मोटी है। एक चीज तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी कम से कम जो नए बच्चे हैं, नई पौध को अपने बयानों में अपने समझ से इस तरीके का एक आदर्श तो प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें यह वैमनस्यता कम हो। अब वो 20% हैं, कल 30 होंगे, 40 होंगे या 10 ही रह जाएंगे, हम नहीं जानते। लेकिन अगर एक आदमी भी है और उसके अंदर वैमनस्यता है या कलुषता है सामने वाले के प्रति, तो यह देश सुरक्षित नहीं है और देश के लिए ही आप सब राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, डीजी साहब ने जो बात कही है, कानून क्या बताता है, कौन सा धारा क्या कहती है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हमारी सेना की वर्दी हो या पुलिस की खाकी हो, इसका अपना एक इकबाल है, बड़ी रिस्पेक्ट है मन में। बड़ी मेहनत के बाद वहां तक पहुंचते हैं एग्जाम पास करके। तो जिस वजह से आपने मेहनत की है, सरकार किसी की भी हो, ये 5 साल रहेंगे, आप 50 साल नौकरी करेंगे, 35 साल नौकरी करेंगे, एक दिन रिटायर होंगे और कफन दफन के साथ में होंगे। ये देश बचेगा तो आप भी बचेंगे और ये नेतागिरी भी चलेगी। और रही बात धार्मिक लोगों की, हाजी साहब हमारे साथ में हज करके आए, बहुत सारे लोग तिलक व्रत करके आते हैं। हाजी साहब, अगर आप अपने साथ मदरसों में ले जाने को तैयार हैं, मेरी अपनी रिपोर्ट है, आप किसी समय मेरे साथ बैठिएगा, मैं बताऊंगा आपको। स्थिति यह है कि बहुत सारे मदरसों में मैं खुद गया हूं, मेरी अपनी डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे यूट्यूब पे मिलेगी, जहां पर बहुत सारी स्थितियां ठीक नहीं थी, नो मेंस लैंड के अंदर भी हैं। अभी इस सरकार में भी कुछ हुआ, कुछ पहले भी हुआ, लेकिन मदरसों में सारी चीजें सही हैं ऐसा नहीं है। आप समझिए, मैं एक तकरीर में यही लखनऊ में एक बड़ी मस्जिद में गया, वहां से एक सीए के खिलाफ में अपनी तकरीरें लानी थी, एनआरसी और सीए वाला जब प्रकरण चल रहा था। जो लोग नमाज अदा करने के बाद आए, जो लोग मौलवी साहब की तकरीरों के बाद आए, उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या मौलवी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मौलवी साहब ने कहा वो सही है। अरे ना खाता ना भाई, जो उन्होंने कहा सही तुमने सुना ही नहीं। ये जो भीड़ तंत्र है, ये इस देश के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाला है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और यहां बैठे इन पैनलिस्ट की भी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र और हत्या तंत्र के चंगुल से बचाएं और वास्तव में एक कानून का राज स्थापित हो। सरकार किसी की भी हो, कपिल जी की होगी तो क्या हम नहीं पूछेंगे? राजकुमार जी के दिन पलट गए तो क्या हम नहीं पूछेंगे? राघवेंद्र जी से तो पूछ ही रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी सामूहिक रूप से है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है, ये कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल से लेके हर जगह जहां भी भाजपा शासन है, पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। जात देकर नहीं, अपराधी देकर इनको इनकाउंटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।